and welcome to Achievers Life, dear learners. We are back with another video. आज की क्लास में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी को। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमने हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी का पार्ट 1 लिया है। आज की क्लास में हमने इस पूरी हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा बड़ी ही है। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ में हम जब पढ़ते हैं तो उसके जो डिटेल्स होते हैं, पुरानी बातें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं और हमें हर टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 12th साइकोलॉजी, सीबीएसई बोर्ड से जो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री वाला पार्ट जो होता है वो हमेशा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का रहेगा। इसके अलावा इस कंटेंट को अगर आप रिसीव करना चाहते हैं, इस पूरी फाइल को आप रिसीव करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। वहाँ पर आपको ये जो फाइल है वो मिलेगी। और इसके अलावा जो लोग जनरल इंटरेस्ट रखते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी में, ह्यूमन बिहेवियर में, एबनॉर्मेलिटी के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे पर्सन नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है या कैसे एबनॉर्मेलिटी बर्थ लेती है, उन सब के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम का है। तो चलिए बिना किसी डिले के आज का क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर यू कैन गो थ्रू। और इसके अलावा आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू ऑल दीज मीडियाज़। आज के क्लास में हम जो बात करेंगे, हमने जो पार्ट्स लिए हैं, फर्स्ट पार्ट में जो टॉपिक्स आज हमने लिए हैं वो है सबसे पहले प्री हिस्टोरिक एंड एंशिएंट बिलीफ। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये चीज़ जानना कि एबनॉर्मेलिटी कहाँ से आई। एकदम इसकी जो बिल्कुल हम फर्स्ट फेज में जा रहे हैं, बिल्कुल शुरुआती दौर में जा रहे हैं, जहाँ पर एबनॉर्मेलिटी को किस तरह से लिया जाता था, सबसे पहले एबनॉर्मेलिटी को कैसे समझा जाता था। फिर आती है बायोलॉजिकल अप्रोच जो बहुत ही साइंटिफिक टर्म्स के बारे में बात करेगी। फिर साइकोलॉजिकल अप्रोच, तो साइकोलॉजी आप पढ़ ही रहे हैं, इसमें भी आपको मजा आएगा। एंड देन ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। तो इन चारों अप्रोचेस को आज के हम वीडियो में कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं प्री हिस्टोरिक एंड एंशिएंट बिलीफ। शुरुआती दौर में एबनॉर्मेलिटी को किस तरह से देखा जाता था, इसको एक सुपर नेचुरल व्यू से देखा जाता था, यानी कि ये कोई ऐसी जादुई शक्ति समझी जाती थी जो कुछ ही लोगों के पास होती थी। ऐसे लोग जो किसी पर्सन के अंदर आने वाली एबनॉर्मेलिटी को रिमूव करने के लिए डायरेक्ट जो है वो गॉड के मैसेंजर्स बन के या तो गॉड से कनेक्ट करते थे, या पॉजिटिव पावर्स जो होती हैं, जो इनको हम कह सकते हैं कि एक्सॉर्सिज्म जो है वो एक मेथड होता था किसी भी पर्सन के अंदर से ईविल को निकालने का, काउंटर मैजिक करके। तो इस तरह की सिचुएशंस को कंसीडर किया जाता था, प्रेयर्स में बिलीव किया जाता था। और जो लोग ऐसा प्रोसेस करते थे, एक्सॉर्सिज्म को जो फॉलो करते थे, उनको शमन कहा जाता था, जो कि मेडिसिन मैन होते थे। मेडिसिन मैन इसलिए हम टर्म यहाँ पे बोल रहे हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि आज के टाइम में जब किसी पर्सन को कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तो उसको कौन ठीक करता है, डॉक्टर ठीक करते हैं, राइट। तो इसी वजह से मेडिसिन मैन टर्म जो है उसको समझाया गया है। ओझा भी कहा जाता था जिनको, ओझा टर्म तभी यूज़ होती थी, अब किसी को ओझा नहीं कहा जाता। तो शमन जो है वो कहलाते थे और ये इविल स्पिरिट निकालते थे। माना ये जाता था, प्री हिस्टोरिक बिलीफ ये थे कि जब पर्सन एबनॉर्मेलिटी जो होती है, वो ये टर्म तो हम अब कह रहे हैं कि वो एबनॉर्मल होता है, तब उसको एबनॉर्मल नहीं समझा जाता था। तब ये माना जाता था इसके अंदर कोई ना कोई भूत रहता है, कोई भूत प्रेत, इविल, कुछ भी ऐसा डिमोन जो है वो उसके अंदर रहता है, जिसको बाहर निकालने का काम किया जाता था। और जब वो पर्सन ठीक कैसे होता था, ये माना जाता था कि उसके लिए जो ओझा जो है वो प्रेयर्स करेंगे, काउंटर मैजिक करेंगे, कुछ जादुई शक्तियों का उस पर इस्तेमाल हुआ है, नेगेटिव एनर्जी उस पर वर्क कर रही है, उसको वही पर्सन निकाल सकता है जिसको खुद डायरेक्ट गॉड से शक्तियाँ मिली हुई हो, पावर्स मिली हुई हो। तो इस तरह की चीज़ों को बिलीव किया जाता था। और यहाँ जो वो ये पहला फेज था जब एबनॉर्मेलिटी को बिल्कुल शुरुआत में इसी तरीके से देखा जाता था। तो भूत प्रेत का साया, इस तरह की चीज़ों को, और बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस बिलीव्स थे जो इस टाइम पर होते थे, और एबनॉर्मेलिटी को इस तरह से इस एज में देखा जाता था। इसके बाद आई बायोलॉजिकल अप्रोच। इसको ऑर्गेनिक अप्रोच भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो बायोलॉजिकल अप्रोच है, अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं, अपने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, अपनी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल अप्रोच एबनॉर्मेलिटी को इस तरह से देखती है, मेंटल डिसऑर्डर्स को इस तरह से देखती है कि वो ये कहती है कि जब हमारा माइंड और हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ सिंक में नहीं होते। हम सभी जानते हैं कि जो भी बॉडी एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं वो हमारे ब्रेन से सिग्नल्स रिसीव होने के बाद ही हम करते हैं। किसी चीज़ को देखकर अगर हम डर जाते हैं, किसी चीज़ के अगेंस्ट हम कोई वर्क करते हैं, तो हमारा दिमाग पहले काम करता है, वो हमारी बॉडी को सिग्नल्स देता है, फिर हमारी बॉडी एक्शंस में आती है। तो अगर हमारे दिमाग यानी माइंड और हमारा जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, इन दोनों के बीच किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो जाए,
अब ये प्रॉब्लम कैसे होगा? ये प्रॉब्लम जेनेटिक्स हो सकता है, जेनेटिक में हमें जीन्स में मिला हो, हमारे फॉल्टी जीन्स हो सकते हैं कि हमें हमें प्रॉब्लम ही वहाँ से अपने जीन्स में मिली है, इसीलिए हमारी बॉडी में वो चीज़ डेवलप हो गई है। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स दो न्यूरॉन्स के बीच का वो स्पेस होते हैं, वहाँ पर ये एग्जिस्ट करते हैं जो डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। तो अगर उनमें ही प्रॉब्लम हो जाएगी, कहने का मतलब है कि हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर में अगर प्रॉब्लम होगी किसी भी तरीके की, हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होगी तो वो हमारे बॉडी को भी सिग्नल्स नहीं दे पाएगा, हमारी बॉडी पे वर्क नहीं करेगी। तो ये बायोलॉजिकल अप्रोच माइंड और बॉडी को कनेक्टेड मानती है और ये कहती है कि जब माइंड और बॉडी सिंक में नहीं होते, एक दूसरे के संग कनेक्टेड नहीं होते हैं, प्रॉब्लम तब अराइज होती है। जैसे कि लास्ट वाला लाइन आप देखिए, द माइंड एंड बॉडी आर व्यूड कनेक्टेड इन दिस अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल, पुअर फिजिकल हेल्थ लीड्स टू पुअर मेंटल हेल्थ। अगर कोई पर्सन फिजिकली वीक होता है तो ये मानते हैं कि वो उसके जो कंसंट्रेशन है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, सब लो हो जाएंगी। तो ऐसे केस में उसकी फिजिकल हेल्थ अगर लो होगी तो वो मेंटल हेल्थ लो होगी, और अगर मेंटल हेल्थ लो है तो भी उसकी फिजिकल हेल्थ पर फर्क पड़ेगा। तो ये बायोलॉजिकल अप्रोच है जो माइंड और हमारे बॉडी स्ट्रक्चर, हमारे फिजिकल जो चीज़ें हैं उनको, उनके कनेक्शन को इम्पोर्टेंस देती है। अगर प्रॉब्लम वहाँ पर है तो प्रॉब्लम अराइज होती है, एबनॉर्मेलिटी यहाँ से जनरेट होती है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल अप्रोच। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या कहती है? ये कहती है कि साइकोलॉजिकल अप्रोच के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे साइकोडायनामिक्स भी आती है और उसके अलावा कॉग्निटिव अप्रोच भी आती है। इसके अलावा जो बिहेवियरल चीज़ें हैं, मतलब जितने भी आपने अप्रोचेस पढ़ी हैं वो सारी साइकोलॉजिकल अप्रोच का पार्ट हैं। साइकोलॉजिकल अप्रोच ये कहती है कि जो हमारे थॉट प्रोसेसेस हैं, जो हमारे सोचने समझने का तरीका है, जो कुछ भी हमारे माइंड के एक्शंस रिएक्शंस हैं, जब उनमें प्रॉब्लम होती है, हमारा बिहेवियर जो हम लर्निंग करते हैं जब वहाँ प्रॉब्लम होती है, हम जब एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते, जब हम मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी क्रिएट होती है, तो हमारे माइंड पर उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। अगर हमारी कोई डिज़ायर है जो अनफुलफिल्ड रह जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये चीज़ चलेगी कि मुझे वो चीज़ लाइफ में नहीं मिली। हमारा जो सेल्फ होता है जब लो होता है, हम जो करना चाहते हैं जब वो अचीव नहीं कर पाते हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें हमारे साथ होती हैं जो हम पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती हैं, राइट, वो सारी चीज़ें हमारे बिहेवियर में एबनॉर्मेलिटी जनरेट करती हैं। ऐसा माना जाता है साइकोलॉजिकल अप्रोच में कि जो कुछ भी हमारी लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, जब वो हम पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती हैं, तो जो भी हम फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जितने भी बिटर एक्सपीरियंसेस हम इकट्ठे करते हैं, उनकी वजह से जब हमारी लाइफ में एबनॉर्मेलिटी जनरेट होती है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि थॉट प्रोसेसेस एंड परसेप्शंस आर व्यूड एज अ मेजर फोर्स ऑन द मेंटली इल एंड ट्रीटमेंट फोकसेस ऑन चेंजिंग मैलअडैप्टिव थॉट पैटर्न्स। पर्सन क्या गलत सोच रहा है उसको ठीक करा जाता है, जिससे कि वो सोचे समझे ठीक तरीके से। और इसके अलावा ये भी कहते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड बाय इनएडिक्वेसीज इन द वे एंड इंडिविजुअल थिंग्स, फील्स और परसीव्स द वर्ल्ड। किस तरह से हम चीज़ों को समझ रहे हैं, किस तरह से हम चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, जब वहाँ पे प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, यानी साइकोलॉजिकल लेवल पर जब प्रॉब्लम्स होनी अराइज होती है, उसी से एबनॉर्मेलिटी जनरेट होती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। ये कहा गया है साइकोलॉजिकल अप्रोच में। इसके बाद आती है ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच को दिया था हिप्पोक्रेट्स, सोक्रेट्स एंड प्लेटो ने इस अप्रोच को डेवलप किया था, और उन्होंने ये कहा कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो हमारे अंदर एबनॉर्मेलिटी जनरेट करते हैं, पर ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से आते हैं? ये इमोशन और रीज़न से आते हैं। इमोशन और रीज़न का मतलब क्या हो गया? एक हमारा इमोशनल पार्ट और एक हमारा लॉजिकल पार्ट। कुछ चीज़ों को हम इमोशनली फील करते हैं और कुछ चीज़ों को हम लॉजिकली फील करते हैं। जब इमोशन और लॉजिक, जिसको आप दिल और दिमाग के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं, कई बार आपका किसी काम को करने का मन करता है तो आप कहते हैं कि मेरा दिल ऐसा कर रहा है, मेरा दिल चाह रहा है, राइट, और आप ये सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि वो आपकी लॉजिकल थिंकिंग जो होती है, जब वो आपस में इंटरैक्ट करती है तो जो बिहेवियर निकल कर आता है वो एक डिस्टर्ब बिहेवियर होता है, और यही जो है वो एबनॉर्मेलिटी को बर्थ देता है। इसके अलावा ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच में एक बात और भी कही गई है कि जो हमारे बॉडी के अंदर 4 ह्यूमर्स होते हैं, जिसको गैलेन ने एलैबोरेट किया है उसके रोल को, ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लेम, इनको आप चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं इससे पहले। ये हमारे टेम्परामेंट को बैलेंस करने का काम करते हैं। ये हर पर्सन की बॉडी में जो 4 ह्यूमर्स होते हैं, फ्लूइड होते हैं,
ये जब बैलेंस्ड रहते हैं तो पर्सन का जो टेम्परामेंट है वो बैलेंस्ड रहता है। जो भी ह्यूमर है वो डोमिनेट करता है, और कोई दूसरा ह्यूमर जो डेफिशिएंसी में चला जाता है वो पर्सनैलिटी में एक डिफरेंस ला देता है। तो जब चीज़ नॉर्मल से डेविएट होगी तो वो एबनॉर्मल हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो जब ये ह्यूमर्स का इम्बैलेंस होता है तो इसकी वजह से पर्सनल की पर्सनैलिटी भी अपने नॉर्मल से शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पर्सन का बिहेवियर भी नॉर्मल नहीं रहता, वो भी शिफ्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली पर्सन के अंदर एबनॉर्मैलिटी देखने को मिलती है। अगर ये एबनॉर्मैलिटी लॉन्गर पीरियड के लिए स्टे करती है तो पर्सन जो है वो मेंटली डिसऑर्डर की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये है ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। तो आज हमने हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी में डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में बात करी, और बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि अभी भी एबनॉर्मल साइकोलॉजी की हिस्ट्री में बहुत कुछ पढ़ने को बाकी है। जैसे कि रेनेसांस पीरियड में क्या हुआ, रिफॉर्म मूवमेंट, बहुत सारी बातें इसके पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेंगी। पार्ट 2 का लिंक भी आपको यहीं मिलेगा, और पूरी एबनॉर्मल जो हम पढ़ रहे हैं, एबनॉर्मैलिटी के बारे में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, ये पूरा सीरीज़ जो है वो आपको लिंक मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो प्लीज़ विजिट ज़रूर करिए, वॉच ऑल द वीडियोज़, ड्रॉप योर फीडबैक एंड व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट, प्लीज़ लेट मी नो. Also subscribe to the channel if you have not done it yet, and keep supporting like you always do. Thank you so very much. See you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.